लास्ट टाइम का क्या डिस्कशन था अपना, कुछ होमवर्क भी दिया होगा मैंने। आई थिंक हमको रियल गैसेस कंप्लीटेड हो गया था अपना, तो अब उसके डाउट्स वगैरह रियल गैस कंप्लीट किया था, ठीक है। तो अब रियल गैस के अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ लो, रियल गैस के कोई डाउट है तो। मैंने आपसे कहा था होमवर्क करके रखना, मैं क्लास होगा तो अपन डिस्कस करेंगे। तो कुछ होमवर्क वगैरह किया आपने? किया कुछ? और रियल गैस कंप्लीट तो किया था, लेकिन उसमें कुछ होमवर्क वगैरह किया क्या आपने? कुछ भी होमवर्क नहीं किया? एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 का 6th वाला क्वेश्चन डाउट है। एग्जाम है अभी, ठीक है। तो मैं इसको श्रुति को जो क्वेश्चन होगा ना बेटा तुम्हारा, वो पर्सनली पूछ लेना, मैं तुम्हें अपन उस पर ग्रुप पे बता दूंगा मैं, अगर कुछ क्वेश्चन है तो। बाकी सबके एग्जाम चल रहे हैं तो थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है। बाकी तुम्हारा जो डाउट्स है वो मैं बता दूंगा उसको, राइट। आइडियल गैसेस के जो भी आपके डाउट हैं आप पूछ लेना, मैं बता दूंगा। तो अभी फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए अपन को केमिकल इक्विलिब्रियम नया चैप्टर शुरू करना है, फिर तो नया चैप्टर शुरू करेंगे अपन। तो शुरू करते हैं नए चैप्टर में। विल डिस्कस, जो नया चैप्टर अपन को डिस्कस करना है दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो अपन केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्कस कर लेते हैं भाई। केमिकल इक्विलिब्रियम अपन को डिस्कस, ठीक है। अपन को डिस्कस करना है केमिकल इक्विलिब्रियम, राइट। एक मिनट, थोड़ा सा विजिबिलिटी मुझे ऐसे लग रहा है, ब्लर टाइप का लग रहा था, तो मैं एक बार साफ करके देखता हूं, अगर मेरे ख्याल से अब थोड़ा ठीक लग रहा है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। अब इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन जो होता है इज दैट इन विच सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, उसको कहते हैं अपन इक्विलिब्रियम, रिमेन कांस्टेंट, सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। और अगर अपन केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो केमिकल रिएक्शन में अपन बोलते हैं concentration of the reactant and product remain constant. So chemical मतलब chemical reaction, ठीक है। So chemical equilibrium मतलब हो जाएगा हमारे लिए in a chemical equilibrium reaction the concentration of reactant and product, the concentration of a reactant and product remain constant, and product remain constant, and it will only happen when, and it happens when the rate of forward reaction, मतलब रिएक्शन का फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का टेंडेंसी और बैकवर्ड में आने का टेंडेंसी इक्वल हो जाए। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये होना चाहिए इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये होगा तो ही रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा। अब पहले अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं अपने पास एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन।
सो मेरे पास गिवन है, दैट इज एक रिएक्टेंट गिवन है अपने पास, A + 2B गिव्स यू थ्राइस C + D। मान लेते हैं ऐसे एक रिएक्शन गिवन है। तो पहले तो रिएक्शन में अपन को ये इक्विलिब्रियम साइन गिवन होना चाहिए, ऐसे होता है इक्विलिब्रियम का साइन, मतलब जो रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा सकता है, जो रिएक्शन बैकवर्ड भी आ सकता है। तो अपन कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देते हैं भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर किसी रिएक्शन को केमिकल इक्विलिब्रियम में होना है तो व्हाट आर द कंडीशन इट हैज टू फॉलो केमिकल इक्विलिब्रियम। तो क्या कंडीशन उसे फॉलो करना होगा वो अपन बता देते हैं। रिएक्शन को अगर केमिकल इक्विलिब्रियम में रहना है तो क्या कंडीशन फॉलो करना होगा वो देखते हैं अपन। एक तो रिएक्शन को रिवर्सिबल होना चाहिए, जब ऐसा एरो होता है तो उसको कहते हैं अपन रिएक्शन रिवर्सिबल है। सो रिएक्शन मस्ट बी रिवर्सिबल, मस्ट बी रिवर्सिबल। तो अपन ठीक है, रिवर्सिबल होने के लिए अपन क्या करेंगे कि भाई ऐसे एरो लगाना कंपलसरी है, मतलब ये वाला एरो नहीं चलेगा, ऐसे वाला एरो ये तो गलत हो जाएगा। वो यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन होता है जो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। दूसरा होगा, अगर रिएक्शन, अब अपन बात करते हैं कि भाई रेट इक्वल होने चाहिए, मतलब अपन कहेंगे एट इक्विलिब्रियम जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन उसको अपन RF से डिनोट कर देते हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन ये RF लिख देते हैं ऐसे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब इन दोनों को बराबर होना चाहिए, इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, सो वो RB हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे अच्छा इससे फायदा क्या हमको, तो अपन कहेंगे मान लेते हैं जिस रेट से बी डिकम्पोज हो रहा है, अगर उसी रेट से बी बने भी, भाई इस डायरेक्शन में जाएगा इस रेट से और इस डायरेक्शन में आएगा इस रेट से, तो जिस रेट से बी यूज अप हो रहा होगा रिएक्शन में, क्योंकि एज अ रिएक्टेंट उसी रेट से वो बैकवर्ड डायरेक्शन में बन भी रहा है, तो अपन कहेंगे अगर जिस रेट से ये यूज हो रहा है उसी रेट से प्रोड्यूस भी हो रहा है तो इसका कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट रहेगा। दैट इज व्हाट वी आर टेलिंग, कि जिस रेट से ये यूज अप हो रहे होंगे उसी रेट से ये बन भी रहे होंगे, यानी कि रेट ऑफ दिस विल बी इक्वल टू दिस, मतलब जिस रेट से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है उसी रेट से अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो उस टाइम रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो अपन कहेंगे इसको तो अपन ग्राफिकली भी बता सकते हैं ऐसे, मान लो अपन कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस रेट की बात कर ले, है ना, अपन रेट की बात करें और कॉन्सेंट्रेशन टाइम की बात करें, तो देखो इनिशियली तो रिएक्टेंट है अपने पास, मतलब A और B तो रिएक्टेंट हो गया अपने पास, R लिख लेता हूं मैं, रिएक्टेंट इनिशियली अपने पास रिएक्टेंट हो गया, इनका कॉन्सेंट्रेशन तो कम होता जाएगा ऐसे, और इनिशियली प्रोडक्ट तो जीरो रहेंगे इनिशियल टाइम पे, मतलब जीरो टाइम पे प्रोडक्ट तो होगा ही नहीं, सिर्फ रिएक्टेंट होंगे, तो रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, मतलब उनका रेट ऐसे बढ़ेगा। तो एक पॉइंट आके क्या हो जाएगा, रेट इक्वल हो जाएंगे, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या हो जाएंगे, जितना रेट फॉरवर्ड का होगा उतना ही रेट बैकवर्ड का हो जाएगा, तो इसको अपन कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। अपन ने कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखा है, इधर रेट लिखा है अपन ने, रेट सारी इक्वल, जिस रेट से ये डिकम्पोज हो रहा है उसी रेट से ये बन रहा है, तो अपन कहेंगे कि वहां पर फिर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, उसी को कहते हैं अपन इक्विलिब्रियम रिएक्शन। अब अपन कहेंगे एट इक्विलिब्रियम स्टेट, अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो उसमें बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रखनी चाहिए, मतलब उसमें कुछ डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए अपन को। कैसे, बाहर से मोल्स ऑफ बी डाल दिए या सी को निकाल दिया या टेम्परेचर चेंज कर दिया
या प्रेशर चेंज कर दिया रिएक्शन का, तो वो सब नहीं करना चाहिए। ऑल फैक्टर्स such as pressure, temperature, वॉल्यूम, डेंसिटी, मतलब सारे फैक्टर्स को हमें क्या करना चाहिए, मस्ट रिमेन कांस्टेंट, इनको कांस्टेंट होना चाहिए, मस्ट रिमेन कांस्टेंट। अगर नहीं होगा कांस्टेंट तो कहेंगे कोई बात नहीं, रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आप इनमें से किसी को भी चेंज करोगे भाई, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया। अब इक्विलिब्रियम में आ गया तो उसको डिस्टर्ब मत करना, अगर डिस्टर्ब करोगे तो रिएक्शन फिर इधर उधर मूव करेगा। भाई अगर मान लो अपन ने बी के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया तो अपन कहेंगे उसको इक्विलिब्रियम पे तो वो कांस्टेंट रहना चाहिए था, अगर आप बढ़ा दोगे तो ऑब्वियस सी बात है डिस्टर्ब हो गया इक्विलिब्रियम। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो अपन वो आगे पढ़ेंगे ना। अभी अपन को ये पता है कि हमें ये पता होगा पहले से कि देखो भाई अगर इक्विलिब्रियम रिएक्शन है तो ऐसा एरो बना होना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब कॉन्सेंट्रेशन से बिल्कुल नहीं होता कि इनके कॉन्सेंट्रेशन बराबर होने चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल होना चाहिए, मतलब जिस रेट से ये फॉरवर्ड जा रहा है उसी रेट से रिएक्शन को बैकवर्ड भी आना चाहिए, वो होता है इक्विलिब्रियम रिएक्शन। ठीक है भाई, फोर्थ अपन लिखेंगे भाई अगर गैसेस हैं, मान लो इनमें से कोई गैसेस है, कोई कॉन्सेंट्रेशन है, एक्वस है, लाइक दैट, तो अपन कहेंगे अगर कोई गैस है तो गैसियस रिएक्शन, रिएक्शन में अगर गैसेस इन्वॉल्व हैं तो आपको रिएक्शन को क्लोज कंटेनर में करना चाहिए। अगर नहीं किया क्लोज कंटेनर में तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं, फिर ये एस्केप कर जाएगा। अगर ये एस्केप करके एटमॉस्फेयर में चला गया तो रिएक्शन बैकवर्ड कैसे जाएगा फिर? तो अपन को क्या करना पड़ेगा, गैसियस रिएक्शन मस्ट बी कैरिड आउट इन क्लोज्ड वेसल, gaseous reaction must be carried out in closed vessel। तो उनको ठीक है भाई क्लोज वेसल में कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, तो अपन को रीजन भी अपन को पता है, भाई यू आर टेलिंग लाइक दिस। और दूसरा अपन लिख सकते हैं फिर कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट होते हैं ना, तो कैटलिस्ट का यूज होता है कभी भी जब अपन कैटलिस्ट यूज करते हैं तो किसी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए कैटलिस्ट यूज करते हैं। मतलब अ कैटलिस्ट इज यूज्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो अपन कहेंगे भाई एक बात बताओ, अगर कैटलिस्ट इसको बढ़ाएगा इसको नहीं बढ़ाएगा तो इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? तो अपन कहेंगे देखो भाई हम तो ये कह रहे हैं कि कैटलिस्ट का चॉइस ऐसे होना चाहिए कि अगर वो इसको बढ़ाएगा तो इसको भी बढ़ाएगा, क्योंकि किसी एक को बढ़ाएगा तो इक्वल कैसे कर पाऊंगा फिर? तो अपन कहेंगे वो कैटलिस्ट यूज ही नहीं कर पाएंगे जो किसी एक डायरेक्शन को बढ़ाएगा। हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसा कैटलिस्ट यूज करना है जो रेट ऑफ फॉरवर्ड अगर बढ़ा रहा है तो बैकवर्ड भी बढ़ाएगा। कैटलिस्ट मस्ट बी सच दैट, मतलब कैटलिस्ट को ऐसा होना चाहिए, if it increase the rate of forward reaction, if it increases RF, तो then it also increases RB। वो रेट ऑफ फॉरवर्ड को इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ बैकवर्ड को भी इंक्रीज करेगा। It also increases a rate of backward reaction, मतलब RB। तो दोनों का ही इंक्रीज करेगा, वो RF को करेगा तो RB को भी करेगा। ये चीजें अपन को ध्यान रखनी होती है मेनली केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन पढ़ते समय। अब अगर अपन को पहले से ये पता हो, वैसे सारे रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर सकते हैं। कुछ ऐसे रिएक्शन भी हैं जिनमें कभी इक्विलिब्रियम नहीं आता, तो एक बार अपन को रिएक्शन देख लेते हैं, ऐसे कौन से रिएक्शन है जिनमें कभी इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, सो दैट कि अगर कभी अपन से कोई क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई बताओ कौन सा रिएक्शन है जिसमें इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने अभी अभी कहा कि सारे रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पॉसिबल है एक्सेप्ट फ्यू रिएक्शंस। तो अपन उन रिएक्शन को देख लेते हैं जिनमें इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। तो अपन को पता रहेगा कि भाई पहले से पता रहेगा कि ऐसे कौन से रिएक्शन है जिनमें इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है।
तो reactions which can never attain equilibrium, or reactions which can never attain equilibrium. ऐसे रिएक्शन जो कभी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर सकते। एक तो होता है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन जो होता है ना, भाई एसिड में बेस को मिक्स करोगे तो सॉल्ट बनेगा ही बनेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाएगा। सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करने से जरूरी नहीं कि रिएक्शन सॉल्ट वाटर से रिएक्ट करके एसिड बेस बना दे। पर ने कभी ऐसे नहीं देखा ना कि किसी रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है। हाउ इट इज पॉसिबल? वापस में रिएक्ट करेंगे ही करेंगे। सो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग। तो अपन कहेंगे देखो भाई, जैसे एग्जांपल लिखा था, HCl है, इसमें NaOH डाल दो, NaCl बनेगा और H2O बनेगा। अपन ने कभी ये नहीं सुना, आपने कभी ये नहीं पढ़ा होगा कि NaCl को पानी में डालो तो HCl और NaOH बन जाएगा। हाउ इट इज पॉसिबल? कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एक साथ रहे और अपन उनको न्यूट्रलाइज ना करें। पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। वो रिएक्शन कभी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकते। तो अपन कहेंगे भाई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कभी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। वो कभी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक बात अपन को हमेशा पता रहेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो भी न्यूट्रलाइजेशन है वो कभी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। दूसरा, रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेशन occurs, ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट में प्रेसिपिटेशन बन जाए, राइट? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, ठीक है, तो वो अपन देख लेंगे। तो विल राइट दैट कि भाई वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है। वीक बेस और एसिड क्या है का क्या है, हाँ तो वो इक्विलिब्रियम हो सकता है। अगर वीक एसिड बेस है तभी तो मैंने लिखा उसमें, नहीं तो मैं एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन ही लिख देता। वो रिएक्ट कर सकते हैं, वो तो अपन पूरा चैप्टर एक और पढ़ेंगे ना, आयनिक इक्विलिब्रियम, उसमें एसिड बेस पता चलेगा। रिएक्शन इन विच precipitation take place, precipitation occurs, ऐसे रिएक्शन जिनमें प्रेसिपिटेशन होता है। तो अगर मान लो मैंने तुमसे कहा कि NaCl, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, मैंने NaCl को AgNO3 से रिएक्ट करवाया, तो एक्चुअली इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेकिन AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है व्हाइट पीपीटी, और ये जो व्हाइट पीपीटी बनता है अपने पास, ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। अगर ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड कैसे जाएगा? फिर रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जा पाएगा। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें प्रेसिपिटेशन होता है वो कभी इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकते। ऐसे रिएक्शन जिनमें प्रेसिपिटेशन होता है वो कभी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकते। यही तो ऐसे कंडीशन है जिसमें रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, और अगर गैसियस रिएक्शन होगा तो अंडरस्टूड होगा अपन को कि आप उसमें यूज करोगे क्या, गैसियस रिएक्शन में क्लोज्ड वेसल, क्योंकि ओपन वेसल में गैसियस रिएक्शन करूंगा तो इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? वो तो जैसे गैस बनेगा उड़ जाएगा। ठीक है, तो अपन को ये पता चल गया कि भाई कौन से रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम में कभी नहीं हो सकते, बाकी सब इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अपन को ये भी पता चल गया कि कोई रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में है
अगर कोई रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, कितने भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, पर क्या फर्क पड़ेगा, प्रोडक्ट अगर इक्विलिब्रियम में है, भाई इनके कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो सकता है, कितना भी ज्यादा कितना भी कम, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्विलिब्रियम कंडीशन वो होती है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल हो, कॉन्सेंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेंट्रेशन तो कुछ भी हो सकता है। रेट अगर इक्वल है तो ही इक्विलिब्रियम बोलूंगा। इक्विलिब्रियम का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अच्छा इसका और इसका कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये अपन ने पढ़ा। अब अपन इक्विलिब्रियम के लिए कुछ ऐसे रूल्स बनाते हैं, तो भाई इक्विलिब्रियम में कुछ रूल्स तो बताओ। कुछ रूल्स बनाऊंगा जिससे कि मैं इक्विलिब्रियम रिएक्शन को सॉल्व करूं। तो एक तो होता है कि भाई इक्विलिब्रियम में जो रूल्स होते हैं वो बनाए जाते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ एक्टिव मास। इट वाज गिवन बाय गुल्डबर्ग एंड वेज। उन्होंने ये लॉ दिया था, भाई लॉ ऑफ मास एक्शन से आप केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, कर लेते हैं। What they have studied, what they have told to us is that what they have given is that law of mass action को define किया उन्होंने। According to law of mass action, the rate of any reaction, the rate of any reaction is directly proportional to the rate of any reaction is directly proportional to the concentration of reactant, proportional to the concentration of the reactant, is directly proportional to concentration of reactant raised to the power of their molar coefficient. Raised to the power of their stoichiometric coefficient, that is called molar coefficient. That is the definition given by Goldberg and Beige. अपन ने उस तरीके से लिख लिया, इक्वेशन टाइप में लिख दिया अपन ने। The rate of any reaction will be directly proportional to the concentration of the reactant raised to the power of their molar coefficient. ठीक है भाई। अब लेकिन इसको वर्ड में लिखना पूरा तुम है ऐसे, मतलब अगर स्कूल में लिखना पड़ा तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है भाई, एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर द रिएक्शन, मुझे एक रिएक्शन लिखना है। फॉर अ रिएक्शन अपन लिख लेते हैं दैट इज A plus 2B is an equilibrium with 3C plus 4D, ऐसे गिवन। ये सब एक्वस टर्म्स है। फिजिकल स्टेट में अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आप सभी को एक्वस टर्म अज्यूम कर सकते हो, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो अगर ये रिएक्शन है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर लेते हैं भाई। फॉरवर्ड रिएक्शन तो ये रिएक्टेंट होंगे, तो आपने कहा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट होंगे, ये प्रोडक्ट होगा बैकवर्ड रिएक्शन की। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन will be directly proportional to the concentration of A to the power of 1 उसका मोलर कोफिशिएंट, concentration of B to the power of 2 उसका मोलर कोफिशिएंट। आपने लिखा ना, concentration A का concentration उसका पावर 1, B का concentration उसका पावर 2, यही तो आपने डेफिनेशन में लिखा, raised to the power of their molar coefficient। जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना, ये कॉन्सेंट्रेशन को सिग्निफाई करेगा। और कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? मोल्स पर लीटर होता है। और मोल्स पर लीटर क्या होता है?
तो मोलारिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी अपन को वर्ड्स में कोई बोलेगा कंसंट्रेशन, तो हमेशा क्या अज्यूम करना है अपन को? मोलारिटी। मतलब कितने मोल्स प्रेजेंट हैं 1 लीटर में, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। सो अगर अपन को कोई 5 लीटर में कोई गिवन है अपन को मोल्स, तो ठीक है, कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर देंगे। मोलारिटी अपन को आता तो है, क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन एमएल, इस टाइप से करते हैं अपन कैलकुलेट। तो अगर मेरे किसी के मोल्स गिवन है 5 लीटर में, तो इसको एमएल में 5000 लेके मोलारिटी कैलकुलेट कर दूंगा, क्योंकि मोल्स इज नॉट मोलारिटी। मोल्स और मोलारिटी डिफरेंट होता है। मोल्स और मोलारिटी सेम तभी हो सकता है जब वॉल्यूम अपन को क्या गिवन है, पर लीटर, 1 लीटर, तो फिर ये दोनों बराबर होते हैं। तो अब हमें एक बात पता चल गया कि अगर किसी ने मुझसे कंसंट्रेशन पूछा, तो मैं हमेशा मोलारिटी कैलकुलेट करके बता। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसमें अपन कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखेंगे, जो इक्विलिब्रियम पे होगा ए का कंसंट्रेशन, जो बी का कंसंट्रेशन होगा इक्विलिब्रियम पे। अपन को पता है, यहां आप आरएफ लिखोगे, यहां आप आरपी लिखोगे। एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अपन लिखेंगे, तो अपन कहेंगे भाई रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ऑब्वियसली बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैकवर्ड के लिए तो ये दोनों रिएक्टेंट होंगे और ये प्रोडक्ट बनेगा जब रिएक्शन बैकवर्ड आ रहा होगा। concentration of C उसका मोलर कोएफिशिएंट, concentration of D रेज़ टू द पावर ऑफ उसका मोलर कोएफिशिएंट। उनको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट चाहिए, तो अपन उसको ऐसे लिख देते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये आरएफ लिख दिया मैंने, तुमको पता है दैट इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, आरएफ होता है, ये आरबी होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू, अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लेता हूं, दैट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, या वेलोसिटी कांस्टेंट, ऐसे रेट कांस्टेंट बोलते हैं इसे। So this will be equal to concentration of A into concentration of B to the power of 2, अपन ऐसे लिख लेंगे उसको। तो अपन ऐसे बता सकते हैं, रेज़ टू द पावर ऑफ B to the power of 2 हो जाएगा उसका मोलर कोएफिशिएंट, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू Kb into concentration of C to the power of 3 B to the power of D to the power of 4। ये अपने पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, where Kf and Kb are we know that where Kf and Kb are called a rate constant of forward and backward reaction, called a rate constant, क्योंकि वो तो रेट इक्वेशन में कांस्टेंट है ना Kf का वैल्यू, तो रेट कांस्टेंट, या उससे अपन वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, फॉर फॉरवर्ड and backward reaction. So for the forward and the backward reaction, ऐसे बता सकते हैं। अपन कहेंगे ठीक है भाई, कोई बात नहीं, but we know that at equilibrium state, a rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction। इक्विलिब्रियम पे तो ये दोनों बराबर होते हैं, ये अपन को पता है, तभी उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर है, मतलब इन दोनों को बराबर होना चाहिए, तो लिखना चाहिए फिर अपन को कि भाई Kf into concentration of A into concentration of B to the power of 2 will be equal to Kb into concentration of C to the power of 3 into concentration of D to the power of 4। तो Kf upon Kb will be equal to, we can write that Kf upon Kb will be equal to concentration of C to the power of 3, concentration D to the power of 4 divided by concentration of A into concentration of B to the power of 2, ये लिख सकता हूं।
अब एक बार देखो आप, दिस इज अ रेशियो ऑफ कांस्टेंट, दिस इज अ रेशियो ऑफ कांस्टेंट, तो मैं इसे दोनों के रेशियो कितना है कांस्टेंट ले लेता हूं, उसको बोल देता हूं केसी। केसी विल बी इक्वल टू concentration of C to the power of 3 D to the power of 4 concentration of A into concentration of B to the power of 2 ये हो where we'll write that कि भाई Kc को अपन क्या बोलेंगे, तो Kc को अपन बोलेंगे where Kc is equal to Kf upon Kb, भाई Kf upon Kb is a constant। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे तो रेट चेंज होगा, रेट कांस्टेंट थोड़ी चेंज होगा, दैट इज अ कांस्टेंट। मतलब किसी के भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से केएफ और केबी कभी चेंज नहीं होंगे, तो कांस्टेंट है ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। कोई कॉन्सेंट्रेशन से रेट प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, के तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसका मतलब है किसी के कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से केएफ और केबी कभी चेंज नहीं होता, तो किसी के भी कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने से केसी कभी चेंज नहीं होगा। केसी क्यों चेंज नहीं होगा, बिकॉज केसी इज अ रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट्स, और रेट कांस्टेंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन से रेट प्रोपोर्शनल होता है, रेट कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, दिस इज कॉल्ड law of chemical equivalence। This is called law of chemical equivalence, where Kc is independent of change in concentration of a reactant or product, a reactant or product, दोनों पे ही डिपेंड नहीं करेगा Kc, बिकॉज Kc जो था, Kc जो है वो तो सिर्फ Kf और Kb पे डिपेंड करता है ना, और Kf और Kb तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, सो it doesn't depend on concentration, तो Kc का भी concentration चेंज करने से Kc चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, सो वी गॉट दैट कि भाई Kc किसी भी रिएक्शन के लिए अपन कैसे लिखेंगे। अब अगर मुझे कोई रिएक्शन दूसरा गिवन है, जैसे कि भाई अपने पास इसको देख के तुम बता सकते हो कि Kc अगर मुझे किसी रिएक्शन के लिए लिखना है तो अपन क्या करेंगे, concentration of the product raised to the power of their molar coefficient, ये प्रोडक्ट, और concentration of the reactant divided by concentration of the reactant to the power of their molar coefficient। मतलब Kc को मैं ऐसे लिख सकता हूं किसी भी रिएक्शन का कि भाई concentration ऑफ प्रोडक्ट ले लो, जितने भी प्रोडक्ट गिवन है उसका रेज टू द पावर ऑफ मोलर कोफिशिएंट कर लो, और डिवाइड बाय कर लो रिएक्टेंट, concentration ऑफ रिएक्टेंट, फिर उनका मोलर कोफिशिएंट का रेज टू द पावर ऑफ कर लो, फिर उनका रेज टू द पावर ऑफ मोलर कोफिशिएंट कर दो, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ केस किसी भी रिएक्शन के लिए। अब इसमें अपन क्या पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन, मतलब वो मास जो एक्टिव होगा, वो मास जो एक्टिव होगा। अगर किसी वेसल में अपन क्या बोलते हैं कि भाई कोई सॉलिड है वो डिकम्पोज कर देते हैं कोई सॉलिड है उसे डिकम्पोज कर देते हैं ऐसे और रुक जाते हैं इक्विलिब्रियम में, तो फिर जो सॉलिड बचा हुआ होगा वो तो इनएक्टिव मास होता है। जो सॉलिड्स होते हैं उनको हम मोल्स पर लीटर में थोड़ी काउंट करते हैं फिर सॉलिड्स को,
तो सॉलिड्स आर कंसिडर्ड एज इनएक्टिव मासेस, और हमको क्या करना है, वो मास जो एक्टिव होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन, वो मास जो एक्टिव है। सो ये बात अपन को ध्यान रखना, वो क्या, इफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इनमें से कोई भी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट is in solid state or product is in solid state, अगर इनमें से कोई भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट में है, is in solid state, then it's assumed as inactive mass and its concentration is equal to 1। हम उसके कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या ले लेंगे, यूनिट लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे उसकी जगह। मतलब अगर इनमें से कोई सॉलिड होता तो उसकी जगह अपन 1 लिख देते, क्योंकि वो इनएक्टिव मास में काउंट होता है। अगर इनमें से कोई भी सॉलिड होता तो अपन उसे इनएक्टिव, बिकॉज सॉलिड्स आर जनरली इनएक्टिव मासेस। तो एक्टिव मासेस का मतलब होगा या तो वो कॉन्सेंट्रेशन स्टेट में होना चाहिए या फिर गैसियस स्टेट में होना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड एक्टिव मास। जैसे सपोज अपने पास ऐसे गिवन होता है, एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास गिवन है कैल्शियम कार्बोनेट है, सॉलिड है, और या फिर थोड़ा सा दूसरा लेता हूं पहले, Fe सॉलिड है और इसमें HCl ऐड किया मैंने, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl, और फिर मैंने इसको कन्वर्ट किया FeCl2 और वो एक्वस है प्लस H2 गैस है, और मुझसे कहा गया कि भाई इसके लिए Kc लिखो। तो इसका Kc में लिखूंगा अगर, तो ये भी सॉलिड नहीं है, ये भी सॉलिड नहीं है, तो FeCl2 उसका मोलर कोफिशिएंट 1 है, H2 उसका भी मोलर कोफिशिएंट 1 है, सो पावर 1 आएगा, डिवाइडेड बाय द रिएक्टेंट, ये तो सॉलिड है इसलिए उसकी जगह तो 1 लिखना पड़ेगा, और HCl है तो HCl को लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl, वो तो सॉलिड नहीं है, वो तो एक्वस है, ये इसका केस है। मतलब अगर कोई इनमें से सॉलिड है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से, तो उसके लिए अपन को 1 अज्यूम करना पड़ेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज सॉलिड्स आर कंसिडर्ड एज इनएक्टिव मासेस, वो वैसे ही पड़े रहते हैं सॉल्यूशन में, दे आर कंसिडर्ड एज इनएक्टिव मासेस। ये बताइए, ठीक है। तो विल राइट दैट कि भाई, अब मैं आपसे पूछूंगा अभी कि सभी के लिए आप कुछ रिएक्शंस दूंगा जिसके लिए आप केसी लिख के बताओगे, इस टाइप के कुछ रिएक्शन दूंगा जिसमें आप केसी लिख के बताओगे, इसमें सॉलिड्स भी होंगे, गैसेस भी होंगे, लाइक दैट विल राइट। तो एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा हो गया, अगर मान लो किसी रिएक्शन में सिर्फ गैसेस इन्वॉल्व है, तो फिर क्या करोगे, क्योंकि गैसेस के लिए कॉन्सेंट्रेशन की बात थोड़ी करेंगे, गैसेस के लिए तो हमें प्रेशर की बात, वो प्रेशर की बात अपन तब करेंगे जब सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस स्टेट। तो अपन ऐसे लिखेंगे, if all the reactant and product are in gaseous state, if all the reactant and product, ऐसे ही एक रिएक्शन ले लेंगे हम, बाकी काफी सारा पार्ट आपको पता है इसमें से, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर गैसियस स्टेट में, तो लेट अस चेक व्हाट विल हैपन if all the reactant and product, if
the reactant and product will write are in gaseous state. मान लो अपन ने gaseous state. अब प्योर लिक्विड होगा तो भी अपन को उसको कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन अब धीरे धीरे एक एक चीज करते हैं, मतलब एकदम से नहीं वो करते हैं, अपन धीरे धीरे, राइट ना. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर गैसियस स्टेट में है तो क्या करना पड़ेगा. तो जैसे केसी में कॉन्सेंट्रेशन आया ना, तो अगर सभी गैसेस हैं तो अपन को पार्शियल प्रेशर्स लिखने होंगे उनके. तो मान लेते हैं अपने पास ऐसे गैसियस स्टेट, ए इन गैसियस स्टेट, twice of B in gaseous state is in equilibrium with C in gaseous state and D in gaseous state. तो instead of writing concentration अपन partial pressures लिख लेंगे. तो अपन कहेंगे भाई देखो, इस रिएक्शन के लिए Kc तो अभी आपने लिख के बताया था, concentration of C to the power of 3 into concentration of D to the power of 4 divided by concentration of A into concentration of B to the power of 2. ये अभी आपने लिख के बताया था. अब एक्वस होगा तो लिक्विड सोल्यूशन ही तो होगा वो. एक्वस होगा तो लिक्विड सोल्यूशन ही तो होगा वो. लेकिन अपन एक बार प्योर लिक्विड के बारे में बात कर लेंगे. प्योर लिक्विड के बारे में क्या करना पड़ेगा वो देख लेंगे. अब अपन क्या करेंगे, देखो इस रिएक्शन के लिए केसी तो आपने अभी लिख के बताया था, मुझे बताया था कि प्रोडक्ट का रेज़ टू द पावर ऑफ देयर मोलर कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट और रेज़ टू द पावर ऑफ देयर मोलर कोएफिशिएंट को लिखा. अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, अपने पास ये गिवन है तो केसी लिख लिया मैंने. अब मुझे एक बात पता है कि अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, जैसे कंसंट्रेशन को, तो फॉर गैसेस व्हाट आई कैन डू, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है. एन बाय वी मतलब मोल्स पर लीटर इज इक्वल टू आरटी अपॉन पी अपॉन आरटी होगा. और एन बाय वी जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन होता है. मतलब अगर मुझे किसी भी कॉन्सेंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में लिखना है तो मुझे आरटी से उसे मल्टीप्लाई करना होगा. मतलब मुझे इन सब को आरटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कॉन्सेंट्रेशन क्या बन जाएंगे, प्रेशर बन जाएंगे. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए गिवन है तो उसको पार्शियल प्रेशर ऑफ ए के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइड बाय आरटी विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए. तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, सो concentration of A will be equal to partial pressure of A divided by RT. Concentration of B will be equal to partial pressure of B divided by RT. And so on. अपन सारे concentration लिख सकते हैं, वो अपन को लिखना आता है. तो अपन कहेंगे ठीक है, आप प्रेशर के टर्म में लिख दो इसको. तो अपन ऐसे लिखेंगे Kc will be equal to, अगर मैं प्रेशर के टर्म में लिखूंगा C को, तो partial pressure of C divided by RT to the power of 3 आएगा. ये बनेगा भाई. पार्शियल प्रेशर ऑफ डी डिवाइडेड बाय आरटी टू द पावर ऑफ 4 बनेगा. पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय आरटी टू द पावर ऑफ 1 होगा. और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डिवाइडेड बाय आरटी टू द पावर ऑफ 2, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ बी होगा. मैंने कंसंट्रेशन टर्म ले लिया. हमने क्या किया, कंसंट्रेशन ऑफ ए, concentration of A will be equal to partial pressure of A divided by RT. Concentration of B will be equal to partial pressure of B divided by RT. Concentration of C will be equal to partial pressure of C divided by RT. We can write it. इसमें से RT को अपन कॉमन लेते हैं. मैंने ना 1 upon RT को कॉमन ले लिया. ऊपर भी 1 upon RT को कॉमन ले लो.
विल गेट 3 + 4 और मल्टीप्लाई हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ C to the power of 3 into partial pressure of D to the power of 4 divided by 1 by RT, यहां भी कॉमन ले लो, 1 + 2 गिवन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B to the power of 2, ये बचेगा। 1 by RT तो इधर भी है, 1 by RT उधर भी है, ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 by RT 3 + 4 minus 1 + 2 into partial pressure of C to the power of 3 partial pressure of D to the power of 4 divided by partial pressure of A into partial pressure of B to the power of 2, ये लिख सकता हूं। देख लो भाई, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, फिर अगर कोई डाउट है तो। अच्छा, मैं ये वाला पार्ट अगर तुम देखोगे तो ये वाला पार्ट तो रिएक्शन को देख के भी बता सकते है ना, अगर अपन ये वाला पार्ट तो रिएक्शन को देख के बता सकते हैं ना, ये टोटल सम ऑफ द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है और माइनस टोटल सम ऑफ द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं Kc will be equal to 1 by RT to the power of इसको डेल्टा Ng लिख लेता हूं और इनटू लिख लेता हूं मैं, दैट इज partial pressure of C to the power of 3 into partial pressure of D to the power of 4 divided by partial pressure of A into partial pressure of B to the power of, या फिर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, RT को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं और ये वाला पार्ट बचेगा अपन को पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में, सो Kc into RT to the power of delta Ng, डेल्टा Ng अपन लिख लेंगे वर्ड्स में, क्या है वो, मोल्स ऑफ द सम ऑफ द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ द मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट, वो अपन वर्ड्स में लिखते हैं। तो अपने पास ये पार्ट बचेगा C to the power of 3 D to the power of 4 divided by P to the A power of 1 and B to the power of 2, ये बचेगा। अपन क्या करेंगे, देख भाई Kc कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट रहेगा इक्विलिब्रियम पे, डेल्टा N कांस्टेंट है क्योंकि ये तो मोलर कोफिशिएंट्स है ना, तो फिर ये सारा पार्ट अगर कांस्टेंट है तो इसको भी तो एक नया कांस्टेंट दे सकते हैं, ऐसा कांस्टेंट जो प्रेशर के लिए लिखा जाए। Kc कांस्टेंट अपन कंसंट्रेशन के लिए लिख रहे थे और Kp प्रेशर के लिए लिख देते हैं, क्योंकि ये सारा, ये जो रेशियो है ना, ये सबका सब कांस्टेंट, ये सारा का सारा पार्ट कांस्टेंट है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, एक नया कांस्टेंट बना Kp, तो अपन यहां से लिख सकते हैं therefore Kp will be equal to Kc into RT to the power of delta Ng, और ये डेल्टा Ng क्या है, तो अपन कहेंगे डेल्टा Ng is sum of the molar coefficient of product minus sum of the molar coefficient of reactant, is equal to sum of the molar coefficient of product minus sum of the molar coefficient of product, ये है अपने पास डेल्टा H, वो रिएक्शन देख के बता सकते, अपन को ये इक्वेशन आना चाहिए किसी भी रिएक्शन को लिखने के लिए, ये इक्वेशन आना चाहिए पार्शियल प्रेशर्स के फॉर्म में लिखने के लिए, और ये इक्वेशन आना चाहिए Kp और Kc का रिलेशन बताने के लिए। Kp और Kc का रिलेशन मतलब
रिएक्टेंट लिखा अपन ने, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं लिखा। अच्छा दोनों ही तरह का प्रोडक्ट लिख दिया तो जीरो हो जाएगा, है ना, तो जीरो हो जाएगा। तो इधर रिएक्टेंट लिखो भाई, बिल्कुल लिखेंगे अपन रिएक्टेंट, ये रखा है, ठीक है। तो रिएक्शन देख के, इस रिएक्शन को देख के क्या इक्वेशन 1 2 3 लिख सकते हो आप? तो अपन कहेंगे उसमें क्या है, केपी में आपने, केसी में आपने कहा था कंसंट्रेशन ले लो, केपी में आपने कहा प्रेशर ले लो कंसंट्रेशन की जगह, प्रेशर रेज्ड टू द पावर ऑफ देयर मोलर कोएफिशिएंट कर दिया आपने। Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT टू द पावर ऑफ डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी मैं इसको देख के बता दूंगा कितना होगा, बिल्कुल लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। तो अब अपन क्या करेंगे, इसमें भी वही होगा, क्या, इफ एनी ऑफ द if any of the any product or reactant of product is in solid state, its concentration is assumed as unit, then assume its pressure as 1, मतलब यूनिट लिख लेंगे, वो कांस्टेंट, दैट विल बी इनएक्टिव मास ना, इसलिए ऐसा किया। एक तो ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट है, इन केस ही concentration as well as gaseous terms are included, are present, मतलब केसी में क्या था कि अपन कंसंट्रेशन टर्म और गैशियस टर्म को भी लिख लेंगे अपन कंसंट्रेशन के फॉर्म में केसी के एक्सप्रेशन में, बट इन केपी only gaseous terms are present, are present. डेल्टा एनजी अपन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। एक तो ये बात, दूसरा है, अगर किसी रिएक्शन के लिए, अगर किसी रिएक्शन के लिए, थर्ड पॉइंट लिख रहा हूं, इफ डेल्टा एनजी इज इक्वल टू 0, अगर किसी रिएक्शन में डेल्टा एनजी का वैल्यू 0 आया, देन उस रिएक्शन के लिए केपी और केसी दोनों बराबर होंगे, वो दोनों बराबर होंगे। जिससे अपने पास कोई रिएक्शन गिवन है इक्विलिब्रियम में, और उसके लिए डेल्टा एनजी 0 है, इसके टोटल मोल्स प्रोडक्ट के भी 2 है और रिएक्टेंट के भी 2 है, तो डेल्टा एनजी को अपन ने जी इसलिए लिखा है ताकि उसमें सिर्फ गैशियस टर्म को ही इंक्लूड करें, वरना डेल्टा एन लिखता। तो केपी में सिर्फ गैशियस टर्म होंगे, लेकिन केसी में गैशियस भी होंगे और कॉन्सेंट्रेशन दोनों टर्म्स होंगे। इफ डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0, देन अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 है,
ग्रेटर देन 0 है, तो फिर अपन कहेंगे इसमें कुछ मल्टीप्लाई करेंगे ना अपन, तो केपी बनेगा। इसका मतलब है केपी इज ग्रेटर देन केसी। तो जैसे अपन लिखेंगे भाई PCl5 है, डिकम्पोज होके PCl3 बनाएगा प्लस Cl2 बनाएगा। इसके लिए डेल्टा एनजी तो 0 आ रहा था, इसके लिए डेल्टा एनजी 1 आ रहा है, उसके लिए डेल्टा एनजी 1 आ रहा है। अगर डेल्टा एनजी लेस देन 0 है, देन केपी विल बी लेस देन केसी, मतलब उस रिएक्शन में केपी का वैल्यू केसी के वैल्यू से कम आएगा। जैसे N2 है गैसियस स्टेट, 3H2 है गैसियस स्टेट, और इक्विलिब्रियम में ट्वाइस ऑफ NH3 बना रहा है, वो भी गैसियस स्टेट। तो इसके लिए डेल्टा Ng जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 2 - 4 होगा, दैट विल बी इक्वल टू -2। ये आपका डेल्टा Ng आएगा उसमें। समझ में आया? तो किसी भी रिएक्शन में केपी बड़ा होगा या केसी बड़ा होगा, वो अपन को चेक करना पड़ेगा। भाई केपी और केसी कौन बड़ा होगा, वो तो अपन ये देखेंगे भाई केपी इज इक्वल टू केसी इंटू RT टू द पावर ऑफ डेल्टा एन। अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब है कि इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इसके बराबर होगा, मतलब ये बड़ा है इससे। अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब है ये नेगेटिव होगा तो अपॉन आ जाएगा ना, तो केसी बड़ा होगा फिर केपी। और अगर वो 0 है तो एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 वो 1 होता है। ठीक है, ठीक है। तो दिस इज हाउ विल राइट दैट केपी एंड केसी। अपन कुछ रिएक्शन लिखते हैं और उन रिएक्शन में आप मुझे केपी और केसी लिख के बताना, केपी एंड केसी फॉर द रिएक्शन। केपी को पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में लिख दो, सिर्फ एक्सप्रेशन करना है तुमको, और डेल्टा राइट एक्सप्रेशन ऑफ केपी एंड केसी as well as delta Ng for following given reaction। और रिएक्शन ले लेते हैं, एक तो मुझे ऐसे गिवन है, दूसरा अपन ऐसे।
ये रिएक्शंस गिवन है। हो गया। अगर गैस होगा ही नहीं तो केपी नहीं होगा। अपन ने साफ साफ लिखा था थोड़ी देर पहले कि किसी भी रिएक्शन के लिए केपी एक्सप्रेशन लिखने के लिए अपन को गैस होना कंपलसरी, तो वो गैस होना चाहिए।
सबसे हो गया। चलो देखते हैं। देख, इसमें एक ही गैसियस टर्म है, दोनों ये हैं, तो Kc तो अपन लिख सकते हैं, concentration of CO2, and Kp will be equal to this, partial pressure of CO2. Delta Ng will be equal to 1, क्योंकि उसमें सिर्फ ये गैस है ना, दोनों तो सॉलिड है। डेल्टा Ng में सिर्फ गैस को इंक्लूड करना है। इसमें Kc अपन लिख सकते हैं, concentration of CH3COH into concentration of C2H5OH. Concentration of ester, that is CH3, CO, C2H5, and concentration of H2. ये लिख सकते हैं, राइट। उसमें H2 नहीं लिखेंगे, तो अपन कहेंगे भाई H2 क्यों नहीं लिखेंगे। जैसे सॉलिड्स को नहीं लिखते ना, वैसे प्योर लिक्विड्स को नहीं लिखते। प्योर लिक्विड्स which act as medium of the reaction, medium of reaction, मतलब ये जो है, ये पूरा रिएक्शन क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है। एस्टर को अपन ने किस में ऐड किया, वाटर में, मतलब वाटर बहुत सारा था। तो अगर कोई भी प्योर लिक्विड रिएक्शन का मीडियम है, मतलब उस एक्वस मीडियम है, तो पानी बहुत सारा है और अपन ने थोड़ा सा अमाउंट ये ऐड किया, मतलब इसके 0.1 मोल अगर 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व करोगे, तो 1 लीटर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, 55.56 होता है 1 लीटर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन। अभी ये पूरा रिएक्ट भी कर जाएगा तो भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 55.56 है और ये 0.1 है, और पूरा कभी रिएक्ट कर नहीं सकता। रीजन, क्योंकि अगर ये रिएक्ट करेगा तो बनेगा भी, इसलिए कभी कोई लिमिटिंग रीजन नहीं होता इक्विलिब्रियम रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन में कभी कोई लिमिटिंग रीजन नहीं होगा। सॉलिड्स की जगह 1 लिखना है KPKC एक्सप्रेशन में, और लिक्विड की जगह प्योर लिक्विड जो कि मीडियम जैसे प्रेजेंट हो सोल्यूशन। भाई ये एक्वस मीडियम है, मतलब वाटर में आपने इसको ऐड किया था तो वो सोल्यूशन का मीडियम हो गया। तो जो रिएक्शन में सॉल्वेंट जैसे एक्ट कर रहा होगा अगर प्योर लिक्विड, तो अपन उसको KPKC एक्सप्रेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। प्योर लिक्विड which are acting as a medium, मोस्टली 99% केसेस में अपन को यही एग्जांपल देता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। तो ध्यान रखेंगे, राइट। केपी अपन इसका लिखेंगे नहीं क्योंकि कोई गैसियस टर्म नहीं, और डेल्टा एनजी भी नहीं लिखेंगे क्योंकि कोई गैसियस टर्म नहीं। सो ना तो उसके लिए अपन डेल्टा एनजी लिखेंगे और ना ही उसके लिए अपन केपी लिखेंगे। इसकी बात करते हैं, Kc will be equal to 1 upon concentration of O2 to the power of 5, बस। ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, सिर्फ यही तो गैस है। और Kp, तो अपन कहेंगे एंड Kp will be equal to 1 upon partial pressure of O2 to the power of 5। Kp में भी सिर्फ O2 है, बाकी तो सॉलिड है। और डेल्टा एनजी, तो अपन कहेंगे डेल्टा एनजी में ये तो सॉलिड है, सो 0 रहेगा, सो 0 माइनस ये 5 गैसियस स्टेट प्लस 0, सो 5 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, -5 आ रहा है। So delta Ng will be equal to -5. इसके लिए तो अपन कहेंगे Kc will be equal to concentration of H2S into concentration of NH3। ये तो सॉलिड है,
एंड पार्शियल प्रेशर Kp के लिए लिखेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, ऐसे लिख दूंगा। और डेल्टा एन जी 2 आएगा, जैसे अपन कैलकुलेट करते हैं, 2 माइनस 0, तो सिर्फ 2 आएगा डेल्टा एन जी, ये डेल्टा एन जी है। इसके लिए Kc will be equal to like this, that is concentration of ZnCl2 into concentration of H2 divided by concentration of HCl to the power of 2, ये आएगा। और Kp क्या आएगा, तो अपन कहेंगे इसमें गैसियस टर्म सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 है बस। Kp में सिर्फ गैसियस टर्म आते हैं और डेल्टा Ng में भी सिर्फ गैसियस टर्म आएंगे, वो 1 होगा, इसकी वजह से बाकी सब 0 है, बिकॉज दे आर लिक्विड्स और इट इज सॉलिड। तो ये अपने लिए Kp और Kc के एक्सप्रेशन हो गए। तो अपन सबको Kp और Kc का एक्सप्रेशन समझ में आ गया, कैसे करना है अपन को, तो अपन बता सकते हैं भाई Kp और Kc के एक्सप्रेशंस कैसे लिखने हैं, वो अपन को आ गया। अब अपन दूसरा पार्ट देखते हैं। लॉ ऑफ मास सेक्शन में हमें काफी कुछ समझ में आ गया भाई, क्या करना होता है लॉ ऑफ मास सेक्शन में, वी नो दैट, ठीक है। अब अपन चेक करते हैं, लॉ ऑफ मास सेक्शन चेक कर लिया अपन ने, क्या होता है वी नो दैट, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, और उसके बाद डायरेक्टली अपन थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं। तो अपन चेक करेंगे, सपोज अपन को गिवन है, वी आर गोइंग टू राइट लाइक दिस, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp एंड Kc। अपन को अच्छे से पता है Kc में आप कंसंट्रेशन एज वेल एज प्रेशर टर्म दोनों यूज कर सकते हैं, और Kp में सिर्फ गैसियस टर्म, मतलब किसी भी रिएक्शन का अगर Kp एक्सप्रेशन लिखना है तो उसमें एक एटलीस्ट एक गैसियस टर्म होना कंपलसरी है। ठीक है, लिख लेते हैं। तो इसमें अपन एक तो लिख लेते हैं अपन कैसे, जो Kp और Kc होंगे, अगर मुझे यूनिट लिखना है, सपोज यूनिट ऑफ Kp और Kc अपन को बताना है, तो कैसे बताएंगे, छोटा छोटा पार्ट अपन ऐसे लिख लेते हैं। सो यूनिट ऑफ Kp एंड Kc, तो Kp का यूनिट तो मैं ऐसे लिख लूंगा, यूनिट ऑफ Kp, तो मुझे जो भी एटमॉस्फेयर टर्म गिवन होगा उसका टू द पावर ऑफ डेल्टा Ng कर लूंगा। मतलब अगर मेरे लिए कोई रिएक्शन ऐसे गिवन, सपोज ऐसे अपन को गिवन है, एग्जांपल ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है, डिकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, ये भी सॉलिड है, और CO2 बनाएगा। तो इसके लिए Kp तो आप ऐसे लिखने वाले ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, क्योंकि डेल्टा Ng इसका 1 है, इसलिए ये आ जाएगा टू द पावर ऑफ 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, क्योंकि Kp का वैल्यू सिर्फ CO2 पर डिपेंड करेगा। तो यूनिट ऑफ Kc को अपन लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन, मतलब मोल्स पर लीटर या मोलैरिटी, टू द पावर ऑफ डेल्टा Ng तो लिख नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो गैसियस टर्म भी आते हैं और कॉन्सेंट्रेशन टर्म भी आते हैं। तो कुछ नया बना देते हैं, मान लो मुझे ऐसे, क्योंकि डेल्टा एन में अपन बता देंगे इसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म भी ले लो और प्रेशर टर्म भी ले लो,
जैसे मान लो अपन को ऐसे गिवन है, ये एक्वस था, ये सॉलिड था, ZnCl2 था, ये भी एक्वस था और H2, ये गैस। तो इसके लिए डेल्टा Ng मैं बता दूंगा, ये 1 क्योंकि गैशियस टर्म है, और डेल्टा N मैं बता दूंगा उसमें गैशियस टर्म, मतलब ये दोनों 1+1 हो जाएगा, गैशियस और कॉन्सेंट्रेशन दोनों टर्म हो जाएंगे, तो 0 हो जाएगा। अच्छा लिख के दिखाओ, तो अपन कहेंगे देखो भाई Kp अगर लिखना था तो सिर्फ ऐसे लिखता, तो एटमॉस्फेयर टू द पावर ऑफ 1 आ जाता आपके पास, तो 1 लिखा था। और डेल्टा एन तो अपन कहेंगे Kc लिखते तो ऐसे लिखता हूं, H2 HCl टू द पावर ऑफ 2, तो ये कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑफ 1, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑफ 1, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑफ 2, कैंसिल हो गए कॉन्सेंट्रेशन, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर और डिवाइडेड बाय मोल्स पर लीटर टू द पावर ऑफ 2। इधर तो Kc का कोई यूनिट नहीं होगा इस रिएक्शन में, तो इस रिएक्शन में Kc होता तो Kc होता तो डेल्टा एन भी 1 ही होता, क्योंकि डेल्टा एन में तो आप एक्वस एज वेल एज गैशियस टर्म दोनों इंक्लूड कर रहे हैं, तो मोल्स पर लीटर टू द पावर ऑफ डेल्टा एन, तो आप कर सकते हो इसको। हाँ कॉन्सेंट्रेशन लिखा मतलब मोलारिटी, और मोलारिटी मतलब मोल्स पर लीटर, वो अपन को पता है, दैट इज व्हाट आई मीन बाय द मोल्स पर लीटर। तो एक तो अपन यूनिट को देख के, तो इसका मतलब ये हुआ, मान लो मुझे ऐसे गिवन होता, फॉर अ रिएक्शन इक्विलिब्रियम रिएक्शन, मुझे Kc का वैल्यू ऐसे गिवन या Kp का वैल्यू मुझे ऐसे गिवन, तो मैं कहूंगा अच्छा अच्छा ये जो भी रिएक्शन है ना, उस रिएक्शन में डेल्टा Ng2 है, ये जो भी रिएक्शन हो मुझे नहीं फर्क पड़ता, अगर आपने Kp का यूनिट लिखा है एटमॉस्फेयर टू द पावर ऑफ 2, तो इसमें डेल्टा Ng2 है, मुझे रिएक्शन नहीं भी गिवन है तब भी बता रहा हूँ मैं कि भाई डेल्टा Ng इसमें 2 होना चाहिए, क्योंकि आपने एटमॉस्फेयर टू द पावर ऑफ 2 लिखा। मतलब अगर अपन को Kp और Kc का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो अपन उनके डेल्टा एन और डेल्टा Ng के बारे में बता सकते हैं। अब सिंस ये Kp था तो अपन को पता है कि गैशियस टर्म 2 ज्यादा है, राइट हैंड साइड में 2 मोल्स गैसियस टर्म ज्यादा होगी, क्योंकि टू द पावर ऑफ 2 लिखा, टोटल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट मुझे 2 बता रहेगा, तो डेल्टा Ng2 है। अब आप रिएक्शन जैसे चाहे लिखो, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर किसी रिएक्शन में Kp गिवन है, उसका यूनिट गिवन है, तो अपन उसका डेल्टा Ng यूनिट देख के बता सकते, इसलिए मैंने यूनिट की बात की, कि अपन को वैल्यू देख के ये बता देंगे अपन कि व्हाट शुड बी द डेल्टा Ng, अगर Kp का वैल्यू गिवन है और उसका यूनिट गिवन है। ठीक है ना, सेकंड चीज, अब अपन ये नहीं लिख रहे कि Kp में क्या इंक्लूड कर सकते हैं और Kc में क्या इंक्लूड करते हैं, वो अपन को ऑलरेडी पता है कि किस में किसको क्या इंक्लूड करोगे आप। K equilibrium, that is Kp and Kc is independent of all the factors, जो Kp और Kc वैल्यू होते हैं ना, वो इंडिपेंडेंट होते हैं सारे फैक्टर्स से, सच एज
they are independent of all the factors such as initial concentration of reactant and product, direction from which equilibrium is attained. मतलब प्रोडक्ट लेके आप रिएक्टेंट बना लो, फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ आ जाए रिएक्शन, तब भी चलेगा. इक्विलिब्रियम अटेन्ड. Addition of inert substance. Use of catalyst. यूज ऑफ कैटलिस्ट मतलब इक्विलिब्रियम में कोई इनर्ट सब्सटेंस डाल दो तो भी उससे केसी और केपी चेंज नहीं होते. एडिशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है फिर आपने ऐड किया. इक्विलिब्रियम स्टेट. एक्सेट्रा. Kp and Kc only depends on temperature. They will only depend on temperature because Kf and Kb depends on temperature. वो रेशियो था ना, we know that ना. Kc जो था या Kp जो होते हैं वो रेशियो होता है रेट कांस्टेंट का, और रेट कांस्टेंट सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे. इसलिए Kc या Kp जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड करेंगे? सिर्फ टेम्परेचर. उनका डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, देयर डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर is calculated by Vent Hoff equation. और उनका जो डिपेंडेंस है टेम्परेचर पे दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय वेंट ऑफ इक्वेशन. अब वेंट ऑफ इक्वेशन अभी तो अपन डायरेक्टली लिख लेते हैं, लेकिन इस चैप्टर के लास्ट में उसका डेरिवेशन है. log of Kc2 divided by Kc1 delta H of reaction divided by 2.303 R into 1 upon T1 minus 1 upon T2. ये वो इक्वेशन, वेंट ऑफ इक्वेशन. where Kc1 is equilibrium constant at T1, at T1. Kc2 is the equilibrium constant at T2. Delta H is the enthalpy of reaction.
R is gas constant. R is gas constant. तो इससे कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें जो अपन को गिवन है, इसमें जो अपन को दे रखा है वेंट ऑफ इक्वेशन में, तो वेंट ऑफ इक्वेशन में अपन कहेंगे देखो भाई, इसको एबीसी में अपन डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, एबीसी में अपन डिवाइड करते हैं। इफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव, मतलब अपन एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, देन Kc2 will be greater than Kc1 when T2 is greater than T1। तो एक बात देखो, ये तो एंडोथर्मिक के लिए पॉजिटिव होता है ना, एक्सोथर्मिक के लिए तो डेल्टा एच नेगेटिव होता है ना, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव है और T2 बड़ा है T1 से, तो ये T2 माइनस T1 ना एलसीएम लेके अपन सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा अगर T2 बड़ा है T1 से। तो ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव आएगा और इसको ये दोनों तो कांस्टेंट है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू पूरा बड़ा होगा, पॉजिटिव होगी वैल्यू, और ये वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब Kc2 बड़ा है Kc1 से। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो Kc2 बड़ा होगा Kc1 से। अगर ये नेगेटिव हुआ मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर ये नेगेटिव हुआ तो T2 बड़ा होगा तो T1 से, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, लेकिन इसका साइन अगर नेगेटिव हुआ तो जितना ज्यादा बड़ा ये वैल्यू होगा उतना छोटा हो जाएगा ये रेशियो Kc2 अपन Kc1। मतलब अगर रिएक्शन में डेल्टा एच नेगेटिव हुआ, एंडोथर्मिक रिएक्शन में, नेगेटिव का मतलब हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देन Kc2 will be less than Kc1 when you increase the temperature। आप अगर T1 को बड़ा रखोगे T2 से, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो इसमें नेगेटिव साइन होने की वजह से ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो मतलब Kc2 विल बी लेस देन Kc1। तो अपन कहेंगे देखो भाई, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर को नहीं बढ़ाना, वरना रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि Kc2 जो हायर टेम्परेचर पे है वो छोटा हो जा रहा है, ये Kc1 बड़ा था और Kc2 छोटा। Kc1 टेम्परेचर T1 पे है, Kc2 टेम्परेचर T2 पे है। तो अगर आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन में, अगर एंडोथर्मिक मतलब टेम्परेचर फेवर्ड, उसमें तो टेम्परेचर बढ़ाना ही पड़ता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवरेबल है, लेकिन अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसमें टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा। Therefore, for endothermic reaction, the increase in temperature shift reaction in forward direction। लेकिन अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इंक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिनमें टेम्परेचर पहले से रिलीज हो रही थी एनर्जी, उनमें अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा अकॉर्डिंग टू वेक्टर इक्वेशन। इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन में आप टेम्परेचर बढ़ाओ, लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर नहीं बढ़ाना, वरना रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा।
डेल्टा एच जीरो जनरली होता तो नहीं है किसी रिएक्शन के लिए। अगर डेल्टा एच जीरो है तो अपन कहेंगे फिर टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि इनमें कुछ भी चेंज करो अगर ये जीरो है तो ये वैल्यू तो दिस अपॉन दिस शुड बी इक्वल टू 1, मतलब ये दोनों बराबर ही रहेंगे। दिस इज वेल्ट ऑफ इक्वेशन एंड दिस इज अबाउट सम ऑफ द फैक्टर्स। अब नेक्स्ट पॉइंट होगा so change in value of Kc or Kp when a reaction changes S। तो जब रिएक्शन को अपन चेंज करेंगे तो फिर उनके वैल्यूज में कैसे चेंज आएगा वो देखते हैं। तो अब मेरा क्लास है दूसरा 4:15 पे, इसलिए अपन यही रुक जाएंगे। 4:15 पे मेरा क्लास है, अभी इतना टाइम भी हो गया तो अपन यही रुक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको। स्कूल का एग्जाम हो जाए तो थोड़ा होमवर्क सॉल्व करो, ठीक है, चलो ओके।